सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी जो कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के CS 201 सब्जेक्ट कोड का चैप्टर 2, जिसके पहले पार्ट में हमने एलिमेंट्स ऑफ सी जो चैप्टर है, इसके पहले पार्ट में हमने सी कैरेक्टर सेट और कीवर्ड्स जो कि टोकन्स का सब टॉपिक था, कीवर्ड्स, उसको हमने पढ़ लिया था। आज पार्ट 2 में हम टोकन्स को ही पढ़ेंगे और टोकन की कुछ और टाइप जो थी क्लासिफिकेशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। टोकन्स, जैसा कि हमने पूर्व की क्लास में भी देख लिया था कि टोकन हम किसे कहते हैं, जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, यानी कि वो सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा भाग किसी भी सी प्रोग्राम का, जिसमें हम किसी भी सी प्रोग्राम के स्टेटमेंट को या वाक्य को, उसके सेंटेंस को हम तोड़ सकते हैं जिस सबसे छोटे हिस्से में, उसे हम सी में टोकन कहते हैं। यानी कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जो सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा भाग है, उसे हम टोकन कहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टोकन्स 6 प्रकार के होते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स। इसमें से हमने पिछले लेक्चर में कीवर्ड्स पढ़ लिए थे, देख लिया था और समझ लिया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। एक बार छोटा सा रिवीजन में दे देता हूँ कि कीवर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन होता है। हम अपने प्रोग्राम में उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब बदल नहीं सकते हैं। तो वे शब्द जो पहले से डिफाइंड है, जिन्हें हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनका अर्थ हम बदल नहीं सकते, उन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आइडेंटिफायर, कांस्टेंट और स्ट्रिंग्स, ये 3 टोकन के टाइप हैं, इनको आज हम स्टडी करेंगे, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफायर्स। जैसा कि हमने देखा कि रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, वे शब्द हैं जो पहले से पूर्व निर्धारित हैं, परंतु इनके अलावा जब हम सी का कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें अपने कुछ शब्द लिखने या बनाने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी प्रोग्रामर है, जो यूज़र है, जो प्रोग्राम बना रहा है, उसे कीवर्ड्स के अलावा भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो उन शब्दों को बनाने के लिए आइडेंटिफायर काम में लिए जाते हैं। यानी कि सी के किसी भी प्रोग्राम में जो भी एलिमेंट हैं रिजर्व वर्ड के अलावा, वे सभी क्या कहलाते हैं? वे आइडेंटिफायर कहलाते हैं। ईच प्रोग्राम एलिमेंट, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट सी प्रोग्राम का आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि हमारे क्या आएंगे? वेरिएबल्स आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे, एरेज आ जाएंगे, और आगे जो भी हम देना चाहते हैं नाम, यूज़र डिफाइंड नेम जो हैं, यानी कि यूज़र के द्वारा दिए गए नाम जो होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? हमारे आइडेंटिफायर कहलाते हैं। यह यूज़र डिफाइंड नाम होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये यूज़र डिफाइंड नेम्स होते हैं, यानी कि यूज़र के द्वारा दिए गए नाम होते हैं। क्योंकि हमने देख लिया कीवर्ड तो वो होते हैं जो सिस्टम द्वारा पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं, तो उन्हें कीवर्ड कहते हैं। और यहाँ पर हम कह रहे हैं यूज़र डिफाइंड नेम्स, यानी कि यूज़र द्वारा दिए गए नाम, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर कहते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, यानी कि ये नाम लिखने के लिए जो हमने कैरेक्टर सेट पढ़ा था, उसमें से क्या क्या हम काम में ले सकते हैं? उसमें से आएंगे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या डिजिट्स और अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर, केवल 3 तरह के ही कैरेक्टर हम काम में ले सकते हैं। पहला तो है अल्फ़ाबेट, यानी कि ए से लेकर जेड तक, स्मॉल या कैपिटल, जैसा कि हमने देखा था कैरेक्टर सेट में। नंबर्स या डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक, और एक स्पेशल सिंबल है, वो क्या है? हमारा अंडरस्कोर। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हम काम में
ले सकते हैं, कोई भी आइडेंटिफायर हमें लिखना है उसके लिए। इसके अलावा भी कुछ नियम होते हैं। उससे पहले जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आइडेंटिफायर का नाम नॉट बी सेम और सेम एज कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड के समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड का हम मतलब नहीं बदल सकते। तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर जो हैं वो दोनों समान नहीं हो सकते। कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को कीवर्ड की तरह या कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज में नहीं ले सकते, काम में नहीं ले सकते हैं। अब आइडेंटिफायर लिखने के, यानी कि जो भी हम नाम देने जा रहे हैं वेरिएबल का या फंक्शन का, यानी कि जो आइडेंटिफायर हम लिख रहे हैं उसको लिखने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम नेमिंग रूल्स कहते हैं, या रूल्स ऑफ नेमिंग सी आइडेंटिफायर्स। सी आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स, ये भी हम कहते हैं। तो पहला नियम इसका क्या है कि जो पहला लेटर जो है वो किससे शुरू होना चाहिए? मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। यानी कि पहला जो लेटर होगा किसी भी आइडेंटिफायर का, वो या तो कोई अल्फाबेट हो सकता है स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हमने देखा 3 ही चीज़ें अलाउड हैं, अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और नंबर। तो इसमें से भी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, केवल ये 2 ही चीज़ें हो सकती हैं जिससे नाम शुरू होगा, नंबर से शुरू नहीं होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है हमारा अगला कि ओनली अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, अंडरस्कोर्स कैन बी यूज्ड, नो अदर स्पेशल कैरेक्टर पंक्चुएशंस आर अलाउड। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसमें केवल अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर ही काम में लिया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी काम में नहीं ले सकते। कोई भी कैरेक्टर हम काम में नहीं ले सकते हैं। जो हमने कैरेक्टर सेट पढ़े थे, जो कैरेक्टर पढ़े थे उसमें से केवल अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर ही हम काम में ले सकते हैं। इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। जैसा मैंने कहा, कोई और कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, और वाइट स्पेस भी हमारा एक कैरेक्टर ही होता है जो हमने देखा था। तो वाइट स्पेस भी हम इसमें काम में नहीं ले सकते हैं आइडेंटिफायर लिखने के समय पर। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसा हमने यहाँ ऊपर भी देखा कि ये कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और लास्ट है इसमें कि इसका जो मैक्सिमम लेंथ है वो 31 कैरेक्टर तक लॉन्ग हो सकता है। यानी कि किसी आइडेंटिफायर को लिखने के लिए हम जब काम में लेंगे तो उसमें टोटल मैक्सिमम 31 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो नियम है, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मुझे आइडेंटिफायर लिखने हैं तो सबसे पहले मैंने एक आइडेंटिफायर लिखा INT। हमें ये देखना है कि इन नेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ये सही आइडेंटिफायर है या नहीं है। तो आप गेस कीजिए कि ये INT जो है ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है। बताइए ये क्या है, वैलिड है या नहीं है? ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ देखा, यहाँ से अगर हम नियमों से चलें तो इट मस्ट बिगिन विद अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। तो पहला नियम तो फॉलो हो रहा है, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है कि अल्फ़ाबेट, नंबर या अंडरस्कोर ही काम में आना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक है, फॉलो हो रहा है। चौथा है कि इसमें वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, वो भी है, इसमें वाइट स्पेस नहीं है। पर अगला जो है कि ये एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जबकि इंट क्या है हमारा, एक कीवर्ड है। आपको याद हो, नहीं ध्यान होगा तो आप देखिएगा 32 कीवर्ड होते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो इंट क्या है, एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, इसलिए इसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण हम देखते हैं। मैंने लिखा A1, एक मैंने लिखा 1A, और एक मैं लिखता हूँ $A, एक लिखता हूँ मैं A अंडरस्कोर, सॉरी ये अंडरस्कोर है, डॉलर नहीं है, माफ़ी चाहूँगा।
A_1, A@2। तो इनमें से बताइए कौन कौन से वैलिड आइडेंटिफायर हैं और कौन से वैलिड नहीं हैं। तो पहले पर हम चलें। पहला जो है हमारा वो वैलिड आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और इसमें कोई वाइट स्पेस भी नहीं है और ये रिजर्व वर्ड भी नहीं है, तो ये वैलिड है। दूसरा वैलिड है या नहीं है? नहीं है। आप गेस कीजिए इनको साथ में। ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नंबर से शुरू हो रहा है या डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। फिर उसके बाद है _A, तो ये भी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है और अंडरस्कोर हो सकता है। फिर A_1 ये भी वैलिड है क्योंकि ये भी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और कोई इसमें अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर काम नहीं आया है, वाइट स्पेस काम नहीं आया है। ऐसे ही A@2 ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंबल है @ ये स्पेशल सिंबल काम में लिया गया है। तो ये कुछ उदाहरण हमने देखे वैलिड आइडेंटिफायर्स के कि कौन से वैलिड होंगे और कौन से वैलिड नहीं होंगे। तो हमें इन नियमों को ध्यान में रखना है जब भी हमें कोई आइडेंटिफायर सी लैंग्वेज में लिखना है। और आइडेंटिफायर जनरली हम वेरिएबल या फंक्शन, एरेज, स्ट्रक्चर्स जो भी हम बनाते हैं उन सब के नाम हम लिखते हैं, यानी कि यूज़र डिफाइंड नेम्स जो होते हैं वो सारे इसमें काम आते हैं। तो ये हमारे बहुत ही काम आएगा, इसको हम बहुत ज़्यादा काम में लेने वाले हैं, तो इन रूल्स को हमें ध्यान में रखना है। आइडेंटिफायर्स के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे टोकन्स आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का हमें पता है कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन होती है कि वह आइडेंटिफायर, वह एलिमेंट जिसका मान चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। कांस्टेंट यानी कि चर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि कांस्टेंट आर नॉर्मल आइडेंटिफायर। ये भी नॉर्मल आइडेंटिफायर ही होते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? फर्क यह होता है कि इनके जो मान हैं वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड, वैल्यू बदली नहीं जा सकती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। वंस दे आर डिफाइंड, एक बार अगर डिफाइन कर दिया, यानी कि ये नॉर्मल आइडेंटिफायर ही होते हैं कांस्टेंट भी, परंतु इनका मान एक बार डिफाइन करने के बाद प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदला नहीं जा सकता है। ये डेफिनेशन है, हिंदी में आप लिख लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बोला कि कांस्टेंट नॉर्मल आइडेंटिफायर ही होते हैं, परंतु फर्क यह है कि इनका मान एक बार परिभाषित करने के बाद प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदला नहीं जा सकता है, यानी कि जो कांस्टेंट रहे, जो फिक्स रहे, चेंज नहीं कर सकें। जिसे हम कांस्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज को रेफर करते हैं। ये जैसा अभी हमने बात की, इन्हें लिटरल्स भी कहा जाता है, दूसरे शब्द हैं जो लिटरल्स भी कहते हैं इसे हम। और इसके टाइप हैं, तो टाइप में इसके क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, यानी कि वो कांस्टेंट जो पूर्णांक होते हैं जिनमें दशमलव नहीं आता है, जिसके एग्जांपल हैं 0, 1, 1218, 12482। इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसके अंदर की दशमलव नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं आ रहा जिसके अंदर, वो सब क्या कहलाएंगे? इंटीजर कांस्टेंट। क्योंकि ये 1 है या 0 है, जो भी वैल्यू एसोसिएटेड है इसके साथ, वो फिक्स कर दी गई है। इसी तरह से रियल या फ्लोटिंग कांस्टेंट, जिनके अंदर हमारे क्या आएंगे? पॉइंट आएगा, दशमलव आएगा। दशमलव या पॉइंट वाले जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल के लिए 0.0, 1203.03, 304, 86.184, कुछ भी इसके उदाहरण हो सकते हैं इस तरह से। बस जिसमें क्या होना चाहिए? फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए या डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। फिर आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सी में किसी भी कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को लिखने के लिए हमेशा
सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल जेड, कोई भी कैरेक्टर अगर हम लिख रहे हैं तो उसको सिंगल कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। अब जैसे ये ए है, इसकी जो भी वैल्यू है वो इसके साथ एसोसिएट हो गई और ये फिक्स हो गई। जिस भी कैरेक्टर वेरिएबल को ये वैल्यू दे दी जाएगी वो वैल्यू फिक्स हो गई ए, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। इसी तरह से एक से ज़्यादा कैरेक्टर अगर काम में लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होगा, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स एक साथ काम में लिए जा सकते हैं या एक साथ काम में लिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है। और इसके अंदर जो भी हमारे वैलिड कैरेक्टर्स हैं वो सारे आ सकते हैं, वाइट स्पेस भी आ सकता है इसके अंदर, स्पेशल कैरेक्टर जो हैं हमारे वो भी आ सकते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर सेट में हमने पढ़े थे, वो सारे के सारे इसके अंदर काम में लिए जा सकते हैं। तो ये चार तरह के हमारे कांस्टेंट हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगला है टोकन का टाइप हमारा स्ट्रिंग्स। जैसा कि अभी हमने बात करी कि स्ट्रिंग क्या होता है, सेट या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। एक से अधिक कैरेक्टर के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं। ये हिंदी में आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक या एक से अधिक कैरेक्टर के समूह को स्ट्रिंग कहते हैं, यानी कि मोर देन वन कैरेक्टर, सेट और ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर्स। तो strings are nothing but an array of characters ended with a null character which indicates the end of string। ठीक है, ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गई इसकी कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, हमारी कैरेक्टर्स का एरे होती हैं। एरे क्या होता है, हमारा समूह होता है एक ही प्रकार के वैल्यूज का, एंडेड विद नल कैरेक्टर, जिसके अंत में क्या होता है, नल कैरेक्टर। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब सी और डिटेल में पढ़ेंगे कि नल कैरेक्टर जो होता है हमारा वो एंड कैरेक्टर की तरह काम में लिया जाता है एरेज में। जब ये एरे वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में तब। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें आती है, स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड विद डबल कोटेशन। स्ट्रिंग्स जो होती हैं हमारी वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाती हैं। जैसा अभी अगर आपको ध्यान हो, हमने यहाँ पर भी देखा था कि ये डबल कोटेशन के अंदर ही हमने यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रिंग को लिखा है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी कि जो हमारे स्ट्रिंग है उसको हम डबल कोटेशन में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा अभी हमने पीछे ही देखा था वही वाला आप लिख सकते हो, कंप्यूटर साइंस। ये एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है, बस शर्त यह है कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, तभी ये कहलाएगी हमारी स्ट्रिंग। इसी तरह से मैंने लिख दिया सेकेंड ईयर। स्ट्रिंग के अंदर वाइट स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सभी अलाउड हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया SUNIL 13982, ये मेरी ईमेल आईडी है @gmail.com। तो ये नॉर्मल केस में अलाउड नहीं है, पर जैसे ही मैं इसे डबल कोटेशन में लिख देता हूँ, तो डबल कोटेशन में लिखने का क्या मतलब है कि मैंने इसे एक स्ट्रिंग बना दिया और स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर जो भी वैलिड कैरेक्टर्स हैं सी के, वो सारे के सारे इसमें अलाउड हैं, चाहे वाइट स्पेस हो, चाहे बैक स्पेस हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे @ हो, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, वैलिड कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर अलाउड हैं। इस तरह से जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर, और भी किसी तरह का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो डबल कोटेशन में लिखा गया हो, वो स्ट्रिंग का एग्जाम्पल होगा। तो ये
आज का टॉपिक इतना ही। आज हमने सी में टोकन्स थे, कीवर्ड हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था प्रीवियस में। आज के इसके अंदर हमने टोकन्स के अंदर आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग्स, इनके बारे में चर्चा की। इससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या या क्वेरी हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का समाधान उसमें करूँगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।